Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing the two techniques about how to store the page table in a memory. कि अगर पेज टेबल का साइज़ हमारे फ्रेम के साइज़ से बड़ा होता है, यानी अगर हमारा जो मेमोरी में फिक्स साइज़ के फ्रेम्स पड़े हुए हैं, तो अगर एक पेज टेबल है वो इसमें फिट इन पूरा नहीं होता, तो हमने कहा, अगर आपको याद हो तो उसकी कुछ टेक्निक्स पड़ी थी कि फिर हमें उसको पेज टेबल को तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ फ्रेम्स में रखना होगा। और उसके लिए फिर हमने बुनियादी जो पहली टेक्निक पड़ी थी वो थी हायरार्किकल पेजिंग, और फिर मैंने उसमें आपको 2 लेवल और 3 लेवल पेजिंग की मिसाल दी थी, और दूसरी जो थी बेसिकली हैश्ड पेजिंग टेक्निक्स, जिसमें मैंने हैश्ड पेज टेबल का हैश फंक्शन का सहारा लिया था। तो ये हमारी जो थी लास्ट डिस्कशन इस पे हुई थी, और एक टेक्निक हमारी रह गई थी जिसका नाम था इन्वर्टेड पेज टेबल, जो कि आज हम उसको ज़ेर बहस लाएंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, यानी ये कैसे पेज टेबल को जो है ना एफिशिएंटली या एक डिफरेंट तरीके से स्टोर करती है आपकी मेमोरी में। अच्छा जी, बिफोर गोइंग टू दिस, सबसे पहले इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कुछ चीज़ों को इन्वर्ट करेगी, कैसे करेगी। सो इसको पहले पढ़ लेते हैं कि 1 एंट्री फॉर ईच रियल पेज ऑफ मेमोरी। इसमें एक एंट्री होगी फॉर ईच रियल पेज ऑफ मेमोरी, and each entry consists of virtual address of a page stored in that real memory location with information about the process that owns that page. अच्छा, इसमें हमारे पास एक पेज जो होगा, पेज किसी भी प्रोसेस का, तो उसकी प्रोसेस आईडी, पीआईडी जिसे हम कहते हैं, वो उसकी एक एंट्री भी पेज जो होगा, जो लॉजिकल एड्रेस होगा, उसमें हमें मिलेगी। फिर डिक्रीजेस मेमोरी नीडेड to store each page table but increases time needed to search the table when a page reference occurs। अच्छा, अब ये कहता है कि मैं ये एक पेज टेबल बनाऊंगा तमाम प्रोसेस के लिए, एक फॉर ऑल प्रोसेसेस। तमाम प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल का क्या मतलब है? मतलब ये उसके कहने का ये है कि ये इसको जो है एक प्रोसेस पीआईडी के ज़रिए यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक प्रोसेस को, एक एंट्री उसकी होगी। और ज़ाहिर बात है, जब एक प्रोसेस पीआईडी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर उसके अपना पेज और उसका जो है ना साथ में नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यू कैन यूज़, वो कहता है कि फिर कैसे हमें पता लगेगा कि इसका फ्रेम कौन सा है, तो वो कहता है यूज़ हैश टेबल टू लिमिट द सर्च टू 1 और एट मोस्ट अ फ्यू पेज टेबल एंट्रीज। तो कहता है तुम साथ में एक हैश टेबल भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम अपनी सर्च को तेज़ कर सकते हो या करना चाहते हो। अच्छा, वो कैसे, अब ज़रा देख लेते हैं। ये डायग्राम जो है इससे ज़रा ज़्यादा आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब तक जो आपने जितनी टेक्निक्स पढ़ी उसमें पी एंड डी का कॉम्बिनेशन होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। आप पी जनाब जो पेज नंबर लेट से 5 होता था, आप नीचे जनाब 5th इंडेक्स पे जाते थे, वहाँ पे आपको फ्रेम नंबर मिल जाता था। वो फ्रेम नंबर आप यहाँ ऐड करते थे और यहाँ से ऑफसेट लेट उठाते थे और जनाब आप पहुँच जाते थे अपने फ्रेम में। ठीक है ना जी, अब तक की जो स्कीम आपने पढ़ी है पीछे। यहाँ पे अब देखें, एक एंट्री नहीं है फ्रेम की, यहाँ पे 2 एंट्रियाँ पड़ी हैं, पीआईडी और पी। अब हुआ क्या, अब फ्रेम नंबर आपने इन्वर्ट कर दिया। फ्रेम नंबर यहाँ पे पड़े होने के बजाय बाहर पड़ा है आपका, यानी अगर आपको याद हो वहाँ पे आपका प्रोसेस पी में जो 5 होता था तो वो आपका इंडेक्स बन जाता था। 5th इंडेक्स पे आपको जो फ्रेम मिलता था वो आपका एक्चुअल फ्रेम होता था, उधर आप चले जाते थे। मसलन अगर 5th इंडेक्स पे आपको 23 मिलता था तो आप 23 नंबर फ्रेम में जाते थे, और कितना आगे जाते थे वो ऑफसेट बताता था आपको। ठीक है ना जी। और अब क्या है कि अब आपका जो इंडेक्स है ये आए, ये बताएगा, ये आपका फ्रेम नंबर बनेगा। लेकिन ये कैसे बनेगा, अब जरा उसको गौर से देखें
कि अब आपका लॉजिकल एड्रेस तीन चीज़ों का मरकब है, प्रोसेस आईडी, उसका पेज, और उस पेज के अंदर कितना आगे जाना है उसका ऑफसेट। अच्छा, अब जब सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट करेगा किसी प्रोसेस के लिए, तो ज़ाहिर बात है वो जब किसी प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन चलाएगा तो पीआईडी उस वक्त उसको मालूम होगी ना कि किस प्रोसेस को मैं चला रहा हूँ, तो पीआईडी भी वो कहता है मैं साथ में दूंगा। साथ में वो जिस पेज में चल रहा है उस प्रोसेस के, उसका पेज नंबर भी देगा। लेट्स से 6th पेज में चल रहा है, ठीक है, एक एंट्री ये दी, एक ये दी, और ज़ाहिर है उस पेज की ऑफसेट यानी किस बाइट में वो लगा हुआ है वो बाइट नंबर भी देगा, ठीक है ना जी। 14th बाइट में लगा है, 15th बाइट में लगा है, वगैरह वगैरह, इस तरह से कुछ चीज़। अब जब ये 3 एंट्रियाँ मिली तो अब आप उसने कहा कि मैं अब पीआईडी और पी का पेयर सर्च करूँगा इस टेबल में, ठीक है ना जी। और आपको पता है कि पीआईडी और पी का पेयर आपको यूनिक मिलेगा इस टेबल में। क्योंकि प्रोसेस, हर प्रोसेस की पीआईडी तो यूनिक होगी और हर प्रोसेस का फिर पेज भी यूनिक होगा। यानी एक प्रोसेस पीआईडी है अगर किसी प्रोसेस की है तो उसका पेज नंबर 6 तो एक ही दफ़ा इसकी एंट्री रिफ्लेक्ट होगी ना। ये तो नहीं हो सकता मिसाल के तौर पे कि एक प्रोसेस पीआईडी, मिसाल मैं लिखता हूँ उसकी प्रोसेस आईडी है 73 और साथ में उसका 73 का पेज नंबर 3 और उसकी एंट्री आगे भी ऐसे लिखी हो 73 और पेज नंबर 3, नहीं, ये नहीं हो सकता। और भाई उसकी एंट्री तो आपने एक दफ़ा की ना कि प्रोसेस आईडी यानी कि 73 नंबर प्रोसेस का पेज 3, तो वो इंडेक्स नंबर मिसाल के तौर पे 83 पे मिला, तो आपको 83 नंबर फ्रेम में इसका मतलब है ये प्रोसेस 73 का पेज नंबर 3 पड़ा है, इसका ये मतलब होगा फिर 83 नंबर फ्रेम में। और कितना आगे जाना है, यानी कि 14th बाइट पे अगर पड़ा है तो ऑफसेट ये डी बताएगा कि 14th बाइट पे पड़ा है। ये जो डी यहाँ से आपने उसको दिया ये 14, ये डी वहाँ चला जाएगा स्ट्रेट अवे और वो यहाँ पहुँच जाएगा एग्जैक्ट उस लोकेशन पे फिजिकल मेमोरी में। तो इसकी ज़्यादा 2 एंट्रियाँ तो सेंस नहीं बनाती। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के आप डाटाबेस में पढ़े थे कि पीआईडी और पी का जो कॉम्बिनेशन है इस टेबल में, इट्स जस्ट लाइक अ कंपोजिट की, जो आप डाटाबेसेस में पढ़ते थे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू बनेगी वो यूनिक, तो ये यानी इन दोनों की कॉम्पोजिट की है पीआईडी और पी। तो एक प्रोसेस जब आएगा तो अब ये हो सकता है कि 73 की और एंट्रियाँ हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 73 के साथ 3 दोबारा रिफ्लेक्ट हो। और ये क्यों हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि 73 का जो प्रोसेस है वो उसका ज़ाहिर है पेज नंबर 4 भी होगा, फिर 73 का पेज नंबर लेट्स से 7 भी होगा, कहीं लोड हुआ होगा, 73 का पेज नंबर जनाब 6 भी कहीं लोड हुआ होगा, ठीक है ना जी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 73 का पेज नंबर 4 की दोबारा यहाँ एंट्री लिखें, फिर वो तो यूजलेस बात हो गई। तो ये एक किस्म का, लेकिन ये एक ही पेज टेबल है, तो ये वो वाली बात है जो पिछली स्लाइड में है कि अब आपको यहाँ कुछ समझ आई होगी कि जो ये कह रहा है कि डिक्रीजेस मेमोरी नीड टू स्टोर ईच पेज टेबल। अब आपको हर प्रोसेस के लिए एक एक पेज टेबल नहीं स्टोर करना, बट इंक्रीजेस टाइम नीडेड टू सर्च द टेबल। लेकिन मुसीबत ये है कि आपने तमाम प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बना दिया ना, अब ये पेज टेबल बहुत बड़ा होगा, तमाम प्रोसेस के लिए एक होगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस की अपनी पीआईडी होगी और उसका पी का कॉम्बिनेशन होगा। यानी 73 के लिए 4, 73 6, 73 7, 73 0, 73 1, इस तरह, फिर 70 नंबर प्रोसेस के अपने तो कॉम्बिनेशन, तो वो उसमें सर्च करेगा। और जितना आगे ये आई इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे वो मिल जाएगा, जिसका जो रेफर आपने यहाँ से सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस भेजा होगा, तो इंडेक्स उसका फ्रेम नंबर है। तो अगर वो इंडेक्स नंबर 70 पे मिल गया ये, तो वो 70 इसका फ्रेम बन गया। वो 70 फ्रेम में इसका मतलब है आपने ये इसका पेज नंबर 6 लोड किया हुआ है प्रोसेस नंबर 73 का, इसका ये मतलब होगा। इसलिए इसको आपने इन्वर्टेड पेज टेबल की इस्तेलाह इस्तेमाल की कि आपने इन्वर्ट कर दिया। इंडेक्स में इंडेक्स बन गया अभी आपका फ्रेम नंबर और अंदर जो वैल्यू है वो पेज है। और पिछली जो स्कीम थी उसमें पेज नंबर इंडेक्स बनता था, अंदर वैल्यू जो पड़ी होती थी वो फ्रेम ट्रीट होती थी। याद करें पिछली जो स्कीम हमने पढ़ी है, जो जेनेरिक स्कीम्स थी जितनी भी हम पढ़ाए हैं उसमें फ्रेम्स होती थी ना। मिसाल ये देख लें तो ये आपके पास ये देखें ना, ये पेज 0 1 2 3, तो इसमें क्या है, ये पेज 0 है,
या पेज 3 है तो पेज 3 इंडेक्स बना और अंदर फ्रेम 7 ये बना, उसमें पेज 3 आपका लोडेड है, लेकिन वहाँ उल्टा हो गया है, ठीक है ना जी। इज दैट्स वाई दैट टेक्निक इज नोन एज इन्वर्टेड पेज टेबल टेक्निक। अच्छा जी, तो अब ये आर्किटेक्चर जब आप समझ गए तो ये जनाब इसमें अब चूंकि एक पेज टेबल है और लिहाजा इसमें वो कहता है कि आप फिर इसमें हैश टेबल यूज़ कर सकते हैं कि लिमिट कर लें अपनी सर्च को, क्योंकि ये तो एक ही टेबल है तमाम प्रोसेसेस के लिए, तो इट मे टेक मोर टाइम टू सर्च द होल पेज टेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस, so that's why it should be better that वो कहता है कि कोई सो और टेक्निक भी, एफिशिएंट टेक्निक को भी साथ में आप इस्तेमाल करें, so that your search is reduced, यानी सर्च टाइम इज reduced basically। और डेफिनेटली ये जितनी भी टेक्निक्स हमने अभी बुनियादी तौर पे तो हमने 3 पढ़ी हैं, तो रियल लाइफ में जितने भी ओएसिस आपको मिलेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो बस ये 3 ही टेक्निक्स पे रिलाई करेंगे, वो आपको इन तीनों के में का मिक्सचर मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ दीज, ठीक है ना। वो किसी ने हायरार्किकल के साथ हैश्ड को इकट्ठा किया होगा, किसी ने हैश्ड के साथ इन्वर्टेड को इकट्ठा किया होगा, और इन्वर्टेड के साथ किसी ने जनाब हायरार्किकल को इकट्ठा किया होगा, तो मुख्तलिफ चीज़ों से उसने कॉम्बिनेशन से मुतासर होकर उसने एक टेक्निक जो है ना डिवाइस की होगी, डिज़ाइन की होगी, तो दैट कैन बी थॉट, और उस पर जो है रिसर्च हो रही है, मुख्तलिफ लोग ने मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स प्रपोज किए हैं। दैट्स इट, तो ये हमारा जो है मौजू पिछला, या हम इसको रोकते हैं, ख़त्म हो गया। जो हमारा था मौजू असल में क्या, कि जहाँ हमने कहा था कि अगर एक पेज टेबल का साइज़ हमारा बड़ा हो जाए और वो एक फ्रेम में फिट ना हो, तो उसके लिए फिर हमने जो बुनियादी क्या करना है, तो उसके लिए हमने 3 टेक्निक्स जो पढ़ ली। नंबर 1 हायरार्किकल पेजिंग, नंबर 2 हैश्ड पेज टेबल टेक्निक, एंड थर्ड वन वाज इन्वर्टेड पेज टेबल। और भी मैंने आपको कहा डिज़ाइन की जा सकती हैं इन लाइंस पर, और की गई हैं, लोगों ने प्रपोज की हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स। अच्छा, अब आते हैं जनाब हमारी जो इस चैप्टर की जो लास्ट जो टेक्निक है, दैट इज़ सेगमेंटेशन। अच्छा, हमने जो बात शुरू की थी इस चैप्टर में, हमने कहा था ना कि कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन हमने कहा था करते हैं, तो कंटिगुअस मेमोरी हमने कहा था जब करते हैं तो वहाँ पे हमें याद था, हमने कहा था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, अक्ल हुई थी। उसके लिए अगर आपने याद हो, आपने फिर एक कॉम्पैक्शन का एल्गोरिथम लिखा था, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट के नाम से, लेकिन हमने कहा था वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, बड़ा टाइम ज़ाया होता है, तो हमने कहा था कि चलने कोई तरीका नहीं है, तो हमने कहा था कि फिर इसके लिए हम इसका हल ये निकालते हैं कि मेमोरी को फिक्स साइज ऑफ चंक्स में तकसीम कर देते हैं, और उसको हमने फिजिकल मेमोरी में उसको नाम दे दिया था फ्रेम्स, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हमने उसको नाम दे दिया था पेज। तो लॉजिकल में वो पेज कहलाता है। फिर हमने एक पेज टेबल बनाया था पीटी, जिसके जरिए हमें मैपिंग मिलती थी कि ये पेज किस फ्रेम में लोडेड है, ठीक है ना जी। तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस था, ये फिजिकल एड्रेस स्पेस था, और ये पेज टेबल इसके दरमियान मैपिंग करता था। यहाँ हमने कहा था एक MMU बैठता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एक हार्डवेयर होता है जो कि जिसमें एक रिलोकेशन रजिस्टर होता है जो रिलोकेट करता है मेरे इनको फिजिकल एड्रेस में, जो हमारे लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। तो इसके लिए हमने एक टेक्निक फिर पढ़ी थी जिसका नाम था पेजिंग, लेकिन इसमें गज़ब ये था कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती थी। वो क्या थी कि अगर आपके एक प्रोसेस को मिसाल 7 पेजेस चाहिए, तो 7 पूरे नहीं चाहिए होते थे। मिसाल अगर आपका 1 बाइट का पेज है और एक प्रोसेस को 6.5 बाइट चाहिए, तो वो ज़्यादा पेजेस तो 7 ही लेगा क्योंकि फिक्स साइज के पेजेस हैं। तो जब 6.5 लेगा तो आखिरी पेज में आधा बाइट ज़ाया जाएगा, 0.5 बाइट। और इस 0.5 के ज़ाया होने का मतलब ये कि ये ना आप ये खुद यूटिलाइज कर सकता है, ना किसी दूसरे प्रोसेस को दे सकता है। इसका नाम था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कि दैट मेमोरी लॉस वाज इंटरनल टू दैट प्रोसेस, दैट कैन नॉट बी गिवन टू एनी अदर प्रोसेस।
तो अब इसी जो हमने कहा था लॉजिकल एड्रेस स्पेस को जो है ना अलहदा करना और फिक्स साइज जो है ना मेमोरी ब्लॉक्स को अलहदा करना और फिर जो है ना, तो अब हम जो है ना आते हैं एक दूसरी टेक्निक पे जिसका नाम है सेगमेंटेशन। अब हम देखते हैं कि ये क्या करती है। असल में ये जो टेक्निक है ये भी इन दोनों टेक्निक्स से कुछ कुछ चीज़ें उधार लेती है, लेकिन चूंकि ये बहुत लॉजिकल टू ह्यूमन माइंड्स है दैट्स वाई ये प्रपोज की गई है। और इन सेगमेंटेशन अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स, यानी इसमें जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है वो उसको हम सेगमेंट का नाम देते हैं। जैसे वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हम एक डब्बे को हम पेज कहते थे, तो यहाँ पे हम एक डब्बे को सेगमेंट कहेंगे। ये एक सेगमेंट है और वो सेगमेंट ऐसा ही है जैसे हम किसी प्रोग्राम में हमारा एक पूरा फंक्शन होता है, एक पूरी ब्लॉक होता है मेमोरी का, इस चीज़ उसी तरह से ये भी उसी को हम ट्रीट करवाएंगे। सो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी, जिस तरह आप मेमोरी को समझते हैं ना ये उससे मुतासर होकर बनाया गया है। एंड अ प्रोग्राम यूजुअली में पता है कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स और सेगमेंट इज़ अ लॉजिकल यूनिट सच एज, उसमें हमें सेगमेंट में एक प्रोग्राम में क्या होते हैं चीज़ें, हमें पता है कि एक सेगमेंट में मेन प्रोग्राम होता है, हम उसमें कुछ फंक्शन या प्रोसीजर बनाते हैं, मेथड होते हैं, कुछ लोग उसको फंक्शन कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, कॉमन ब्लॉक स्टैक होती है, सिंबल टेबल होता है, एरे। सिंबल टेबल ये कंपाइलर की एक इस्तिलाह है। बहरहाल इस तरह कुछ चीज़ें अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी क्लियर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुख्तसरन ये कहना चाहिए कि एक जो प्रोग्राम होता है हमारा वो इन चीज़ों से का मरकब होता है, इन चीज़ों से मिल के बनता है। और ये पेजिंग की तरह नहीं है, मतलब इन चीज़ों का साइज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। एक पिक्टोरियल आप देख लें इसी चीज़ को कि यही सेगमेंट्स के जो मैंने नाम लिए हैं इसको मैं जैसे तस्वीरी खाके में बताऊँ तो यूज़र व्यू ऑफ प्रोग्राम ये होता है, यानी कि एक यूज़र का व्यू जो होता है, यानी लॉजिकल एड्रेस स्पेस को अब हमने यहाँ पे किस में तोड़ दिया है, इन सेगमेंटेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इन सेगमेंटेशन a logical address space is a collection of segments। तो ये है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है ना जी। तो अब सेगमेंट्स के डब्बों को साइज ये खुद बता रहे हैं कि ये फिक्स नहीं है, हर डब्बे का साइज़ डिफरेंट है। ये आपका मेन फंक्शन है, मेन प्रोग्राम है जहाँ से आप कॉल करते हैं। इसके रूट का फंक्शन आपने यहाँ कॉल किया होता है तो आप यहाँ स्विच हो जाते हैं मेमोरी में। अब ये डब्बे में ये प्रोग्राम है तो ये मेमोरी में डिफरेंट जगह पे पड़ा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इधर ही पड़ा इसके साथ ही, लेकिन जोड़ के साथ में ये कंटिन्यूस मेमोरी की तरह ऐसे नहीं जोड़ के पड़ा होगा इधर। इसी तरह आपने कोई स्टैक बनाई है या कोई सिस्टम स्टैक ऑटोमेटिकली जो आपके प्रोग्राम में कहीं कहीं आपने रिकर्जन यूज़ की हुई है या मैनुअली खुद बनाई है तो वो कहीं इधर बनी हुई है आपकी मेमोरी में। इसी तरह एक सब रूटीन मतलब कोई फंक्शन आपने लिखा है वो इधर है, सिंबल टेबल आपके लिए जो बना है कंपाइलर ने बनाया है बैक एंड पे वो मे बी इधर बना है मेमोरी में, वगैरह वगैरह। तो ये यूज़र का व्यू है, पर्सपेक्टिव है कि यूज़र सेगमेंट्स को यानी लॉजिकली वो इस तरह से सोचता है अपने माइंड में। तो सेगमेंटेशन की टेक्निक जो है वो भी जो है ना जिस तरह कहता है यूज़र समझता है सोचता है चीज़ों को, वो उसी तरह से ही कहता है हमने भी उसी तरह से ही इसको डिज़ाइन किया है। तो अब सेगमेंटेशन जो है वो क्यों ऐसे, अब इसकी थोड़ी डिटेल में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस है उसमें ये 4-5-6 चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यूज़र स्पेस में आप देखें, इससे नतीजा ये निकला कि जब यूज़र स्पेस में लॉजिकल व्यू में अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब एक यूज़र प्रोग्राम में फिर एक किस्म के यही जो पिछली डायग्राम को अगर मैं ज़हन में रख लूँ तो फिर एक किसी यूज़र प्रोग्राम में ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सेगमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो इसमें कितने टोटल सेगमेंट्स हैं, 5, ठीक है ना जी। तो अब इसमें 4 हैं, ठीक है ना, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में यहाँ पे। तो अब ये जब मैप होंगे मेमोरी में तो ज़ाहिर है सेगमेंट का साइज यहाँ वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। सेगमेंट्स का साइज यहां फिक्स नहीं है, पेजिंग की तरह। पेज
मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ स्क्वायर रूट का फंक्शन अगर आपने यहाँ बनाया तो पेजिंग की तरह आप इसको खामखा फिक्स साइज पेजेस में फिट करेंगे, स्टैक को फिक्स साइज पेजेस में फिट करेंगे, सिंबल टेबल को फिक्स साइज, नहीं नहीं नहीं, बस ये लॉजिकली अगर ये मिसाल के तौर पे 4 बाइट ले रहा है, 3.5 है तो हम इसको 4 में फिट कर रहे हैं, मिसाल ये 3 ले रहा है, ये 2 ले रहा है, ये 5 ले रहा है, ठीक है ना जी, ये भी 3 ले रहा है, तो अब ये वेरिएबल साइज हो गए तो हो सकते हैं। अब जिस तरह यूज़र सोचता है ना सेगमेंटेशन, उस तरह से टेक्निक डिज़ाइन की गई है। तो अब जब ये इस तरह से हो गया तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जब आपका ये यूज़र व्यू लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जब यूज़र का जो व्यू है, जब आप इसको फिजिकल व्यू में मैप करेंगे मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में जब लेके जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि 5 बाइट का चंक आप जब इसको देंगे, 5 बाइट का ये, इसी तरह इसको कहीं रैंडम एक्सेस मेमोरी में इधर कहीं जगह देंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि कंटिग्यूअस हो, लेकिन देंगे तो सही ना इस सेगमेंट को 4 बाइट। इसका मतलब है कि ये चंक तो 4 बाइट का है और वो 5 बाइट का है, तो ये तो पेजिंग की तरह फिर फिक्स साइज के मेमोरी ब्लॉक्स ना हुए ना, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, इकट्ठे तो नहीं पड़े, कंटिग्यूअस तो नहीं है ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, लेकिन इन इटसेल्फ वो सेगमेंट का साइज तो फिक्स नहीं है ना, ये 5 है और ये 4 है। आगे जब इसको आप कहीं मेमोरी में जगह देंगे तो उसको 3 बाइट की जगह देंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा ह्यूमन माइंड ऐसे ही सोचते हैं ना हम, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, तो उसने कहा ऐसा ही है, आप ऐसे ही सोचते हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं। फिजिकल मेमोरी को आप देखें, इसने जना 2 को देखें साइज़ छोटा दिया है, जितना आपने उधर को पोज किया वो उतना ही साइज़ इसने दिखाया हुआ है। इसी तरह 1 को उठा लें आप, 1 तो वो जो है 1 को उसने अकॉर्डिंगली उतना डब्बा साइज़ दिया है जितना आपने वहाँ समझा है। इसी तरह 3 को जो है ज़्यादा साइज़ है तो 3 का साइज़ देखें, इसकी फ़िक्स साइज़ मेमोरी नहीं है उस तरह से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 6 बाइट है तो ये 2 बाइट है लेट से, और ये 4 बाइट है और ये 3 बाइट है, ठीक है ना जी। तो अकॉर्डिंगली इनके साइजेस को आप देख लें, उसी तरह मेमोरी में ये फिट है। तो फिजिकल मेमोरी जो है ना वो और कंटिग्यूअस भी नहीं है, ये देख लें, ये प्रोसेस एक ही है, ये प्रोसेस है, ठीक है ना, P1 है, लेकिन ये प्रोसेस P1 का एक सेगमेंट यहाँ है, एक यहाँ है, ये प्रोसेस P1 के ही सेगमेंट्स हैं लेकिन कंटिग्यूअस नहीं है, यानी एक सेगमेंट पहला वाला यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा फिर यहाँ है तो चौथा वहाँ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ठीक है ना जी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो सेगमेंट्स के साइज भी फिक्स नहीं है और एक जगह यानी कंटिग्यूअस भी प्लेस्ड भी नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये अब आप वो जो है ना कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन और पेजिंग से थोड़ा सा डिफरेंसेस साथ साथ ध्यान में रखते जाएं जो हमने पिछली 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं। अच्छा, तो अब आपका सवाल ध्यान में आना चाहिए कि फिर ये मैपिंग कैसे होगी। मिसाल के तौर पे मेरे जनाब ये जो सेगमेंट्स मुख्तलिफ प्रोग्राम में होंगे तो ये ज़्यादा इसका मैप, जैसे पेजिंग में हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में पेज को एक पेज टेबल के ज़रिए मैप करते थे ना फिजिकल मेमोरी में, तो अब इधर ज़ाहिर है जब आप सेगमेंट बनाएंगे जैसे ये हैं तो एक सेगमेंट टेबल फिर बैठा होना चाहिए जो कि आपको फिजिकल मेमोरी के किधर बैठ लेके जाएगा, और यहाँ पे तो फिक्स साइज पेजेस हैं नहीं। तो अब ये तो आपको ये इस तरह नहीं बता सकता कि सेगमेंट नंबर 5 पेज नंबर 5 पे चले जाओ, क्योंकि पेज नंबर 5 तो तब आप कहें ना जब आपके पेज का साइज फिक्स हो। यहाँ पे आप सेगमेंट नंबर 4 कहेंगे तो आपके तो फिक्स साइज है नहीं, तो 4 उसको कैसे पता लगेगा कहाँ से शुरू होगा। देखिए ना आपके तो सेगमेंट साइज डिफरेंट हैं, तो 4th सेगमेंट का उसको समझ नहीं आएगी कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि पहले का सेगमेंट का आपको पता नहीं है कि वो कितने साइज का है, वो तो 4 बाइट का है, दूसरा लेट से 3 का है, फिर ये 3 का है, फिर ये 2 का है, फिर ये 6 का है, फिर ये 8 का है, 2 का है। तो अब आप चौथे सेगमेंट पे यहाँ से कैसे जाएंगे, क्योंकि आपने कि तो फिक्स नहीं है ना। वो पेजिंग में तो आप कह देते थे कि 3rd फ्रेम का मतलब है फिक्स साइज है, अगर 2 बाइट का है तो आप 3 दूनी 6 करते थे तो फौरन तीसरे पे पहुंच जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, लिहाजा यहाँ पे वो फिर बेस लिमिट का तस्वर आना चाहिए कि आप मुझे जब सेगमेंट नंबर 3 कहेंगे तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस देंगे कि वो मेमोरी में कहाँ पड़ा है, और लिमिट देंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, यानी कहाँ से ये आपका सेगमेंट 3 कहाँ से स्टार्ट है, तो ये जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है ये बेस
बेस स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस देंगे मुझे और लेंथ देंगे। तो लेंथ से पता लगेगा कि उसकी हुदूद क्या है, ये लीगल एड्रेसेस की रेंज उसकी क्या है, लीगल एड्रेसेस की रेंज जो होती है ना वो किस में होती है, लिमिट रजिस्टर में होती है आपकी। तो ये आप मुझे दो बातें बताएंगे, उसका बेस एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी में कहाँ है और लीगल एड्रेस की रेंज लिमिट रजिस्टर। तो तब मुझे पता लगेगा अच्छा आपका फ्रेम नंबर सेगमेंट नंबर 3 यहाँ लोडेड है। अब ये बातें वो आगे बता रहा है कि लॉजिकल एड्रेस जो आपका अब कंसिस्ट करेगा वो दो चीज़ों का मरकब होगा। एक आप मुझे सेगमेंट नंबर बताएंगे जैसे सेगमेंट नंबर 3 और ऑफसेट उसका डिस्प्लेसमेंट के। ऑफसेट का मतलब है कि सेगमेंट नंबर 3 में कितना आगे जाना है, ठीक है ना जी। एक सेगमेंट है सेगमेंट नंबर 3, तो मैं अब ऑफसेट में मुझे बताओ ना कि मैं 14 बाइट आगे जाऊं 16 बाइट, तो का मतलब है यहाँ इस लोकेशन पे आप मुझे ले जाना चाह रहे हैं इस सेगमेंट 3 में, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि ये सेगमेंट मेरा पूरा पड़ा कहाँ है मेमोरी में, तो उसके लिए सेगमेंट टेबल भी एक दरकार होगा मुझे, जिसमें आप मुझे उसका बेस से बताएंगे कंटेन स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस बताएंगे कि ये कहाँ पड़ा है मेमोरी में, इसका स्टार्टिंग ये एड्रेस किधर है मेमोरी का। और साथ ही साथ मुझे बताएंगे उसकी लिमिट, स्पेसिफाइज द लेंथ, यानी कि इसके ये लेंथ क्या है, लीगल यानी एड्रेसेस की रेंज क्या है जो अभी मैंने बताई है, ठीक है जी। ये दो बातों का इल्म आप मुझे देंगे तो मुझे फिर पता लगेगा कि ये सेगमेंट मेमोरी में फिजिकल मेमोरी में कहाँ पड़ा है। और जो दो चीज़ें और मुताल्लिक हैं वो इस बात से हैं कि ये तो आपने मुझे एक सेगमेंट का वो बताया ना कि स्टार्टिंग एड्रेस सेगमेंट का किधर है, ये बेस, ये उस एक सेगमेंट की रजिस्टर का लेंथ रजिस्टर यानी कि उसकी लिमिट, और ये सेगमेंट नंबर ये 3, और ये ऑफसेट यानी उसके अंदर कहाँ जाना है ये। और अब ये तो एक सेगमेंट से मुताल्लिक बातें थी, अब आपका पूरा सेगमेंट टेबल कहाँ पड़ा है मेमोरी में, पूरा सेगमेंट टेबल पूरे प्रोसेस का, जिसमें और भी सेगमेंट्स का आता पता भी होगा पूरे सेगमेंट टेबल में। जैसे पूरा पेज टेबल भी तो मेमोरी में पड़ा था ना, इसके लिए तो हमने वो टेक्निक्स पढ़ी थी पीछे कि जी अगर आपका वो पूरा पेज टेबल फिक्स नहीं होता तो फिर आप उसको जो है ना क्या करें, उसको तोड़ें। हायरार्किकल पेजिंग पढ़ी, हैश पढ़ी, इन्वर्टेड पढ़ी, तो वो उस तरह की। तो अब उसके लिए आगे जो है दो बुलेट्स पढ़ें कि वो कहता है कि सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर एंड सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, ठीक है जी। तो अब ये जो है क्या है, वो कहता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट्स टू द सेगमेंट टेबल्स लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है जी। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट्स टू द सेगमेंट टेबल लोकेशन इन मेमोरी के सेगमेंट टेबल आपका मेमोरी में पड़ा किधर है, ठीक है ना जी। और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर विच इंडिकेट्स दैट द सेगमेंट्स यूज बाय द प्रोग्राम, यानी लीगली कितने सेगमेंट्स आपके जो है ना आपको अलाउड हैं इस प्रोग्राम में। यानी अगर मैं पिछली में डायग्राम में मिसाल ले लूँ तो आपके जो है ना इसमें कितने लीगल सेगमेंट्स हैं, 4। तो सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर STLR में आपकी वैल्यू 4 पड़ी होनी चाहिए। लॉजिकली आपका सेगमेंट टेबल जो है ना में 5 एंट्री नहीं आ सकती, 5वीं एंट्री सेगमेंट की आपने कहीं दी तो आपका ट्रैप आएगा, आना चाहिए, क्योंकि आपने इलीगल सेगमेंट रेफर किया है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। आपके तो सेगमेंट हैं ही 4, इसका मतलब है कोई शैतानत है, कोई आप गड़बड़ करना चाह रहे हैं, कोई गलत स्पेस यानी मेमोरी एड्रेस पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी। 5th सेगमेंट आपके है ही नहीं जो है ना लीगल एड्रेस, जिस तरह पेजिंग में हमने वहाँ पढ़ा था, याद करें प्रोटेक्शन बिट्स लगाई थी ना, तो एक मकसद ये भी था ना मोड बिट्स, याद करें वहाँ पे एक बात की थी हमने कि 0 और 1 का मतलब है कि लीगल है और 0 का मतलब है इनवैलिड पेज है ये आपके। तो यहाँ पे वही चक्कर है, मोड बिट्स का जिक्र यहाँ भी हम करेंगे आगे, अब ये बात आ जाएगी।
तो लेंथ रजिस्टर ये बताएगा कि आपके कितने टोटल आपके सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये वो बात हो गई। तो सेगमेंटेबल बेस्ड रजिस्टर पॉइंट्स टू द सेगमेंट टेबल्स लोकेशंस इन मेमोरी, ये वो पॉइंटर है जिसमें एड्रेस पड़ा होगा कि आपका सेगमेंट टेबल मेमोरी में कहाँ पड़ा है, ठीक है ना जी। और उसके अंदर फिर ये दो बातें पड़ी होंगी, तो वो अब हम आगे बताएंगे वो दो क्या, बेस और लिमिट की। तो ये अब तस्वीरी खाके में आपको ये बातें सारी जो मैंने की हैं समझ आ जाएंगी बड़ी आसानी से। अच्छा, पीछे जो पेजिंग की टेक्निक थी उसको ज़रा पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिर आप और समझेंगे। सीपीयू में वहाँ पहले आप यहाँ क्या पी और डी का कॉम्बिनेशन जनरेट कर देते ना, पेज नंबर एंड ऑफसेट। वो आप पेज नंबर को सेगमेंट टेबल के बजाय पेज टेबल को देते थे ना। यहाँ पे एस सेगमेंट है तो वहाँ पेज होता था, मिसाल पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 की यहाँ पे एंट्री होती थी, एक फ्रेम होता था लेट्स से 5, और 5 के साथ आप एंट्री नंबर 5 पे आ जाते थे, यानी 5th फ्रेम में आप आ जाके बैठ जाते थे, और इधर एक ऑफसेट जोड़ लेते थे, तो ऑफसेट में 5th में वहाँ चले जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सेगमेंट नंबर 1 आप देंगे तो वो आपका क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा बी की जगह, और ऑफसेट के विद इन दैट सेगमेंट तुमने कितना आगे जाना है ये। लेकिन चूंकि आपका सेगमेंट का साइज तो फिक्स नहीं है ना यहाँ पेजिंग की तरह, तो अब आप उसकी बेस और लिमिट भी तो मुझे बताओगे ना कि सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मेमोरी में और उसकी लिमिट क्या है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ यहाँ आएगी, या इधर जो है आपको के सेगमेंट नंबर 4, तो लेट्स से सेगमेंट नंबर 4 यहाँ गया तो इंडेक्स 4 बना, ये उसकी बेस मिलेगी, बेस एड्रेस वो यहाँ पे जमा होगा किसके साथ, यहाँ से ऑफसेट आएगा। अब अगर ऑफसेट लिमिट से, ठीक है ना, लेस है, ठीक है ना जी, ठीक है ना, तो होना चाहिए, क्योंकि देखें ना मैंने आपको वहाँ बताया है कि ये आपकी लीगल लिमिट है, ठीक है ना जी। एक आप मुझे कहते हैं कि मिसाल सर ये 1024 बाइट का पेज है, ये सेगमेंट है, सॉरी, ठीक है ना जी। तो अब आपका ऑफसेट क्या हो सकता है, ऑफसेट आप मुझे डी की वैल्यूज़ की जो है ना वैल्यूज़ मुझे लॉजिकली आप मुझे 0 से लेके 1023 तक दे सकते हैं ना, टोटल 1024 वैल्यूज़ ऐसे बनेंगी। अब अगर आप मुझे जो है ना और डी की वैल्यू दे देते हैं 1022, तो ठीक है, 1022 इज़ लेस देन 1024, यहाँ पे कंपैरिजन होगा ना ऑफसेट का कि विद इन दैट पेज आप इस बाइट पे जा रहे हैं। 1022 का मतलब क्या है कि आप सेकंड लास्ट बाइट पे आ रहे हैं, 1022 ये बाइट होगा ना, और 1023 ये लास्ट बाइट होगा, ये ऑफसेट डी। तो वो यहाँ कंपेयर, यस है तो नहीं है, नो है तो एड्रेसिंग एरर, यहाँ जी ट्रैप आएगा कि आपने गड़बड़ की है, आप इस सेगमेंट की लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं, इसका मतलब लिमिट आपको इससे पकड़ेगा, रोकेगा, ठीक है ना जी। तो आपने एस के ज़रिए वहाँ गए, सेगमेंट नंबर इंडेक्स बना, वो उसका बेस उसने पकड़ा, यहाँ से बेस यानी स्टार्टिंग एड्रेस के मेमोरी में वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सेगमेंट क्या, फिर स्टार्टिंग एड्रेस, और 1022 आपने दिया, वो 1022 आपने कहा जी लेस है, वो यस है, अगर यस है यानी लीगल है उसका एड्रेस, तो आपने वो बेस के जो स्टार्टिंग एड्रेस था लेट से वो 70512 था, तो उसके साथ आपने जमा कर दिया क्या 1022, तो 43517, तो आप इतना आगे चले गए जितना इस एड्रेस पे आप पहुंच गए 71534 जो भी है, और आप उस बाइट तक एग्जैक्टली पहुंच गए सेगमेंट के अंदर, ठीक है, और आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे मेमोरी में पहुंच गए। बार ये जो है मिसाल है, अब इसको एक मिसाल से देख लें। ये देखें मिसाल के तौर पे एक वही है जो शुरू में मैंने एक मिसाल दी थी, एक प्रोसेस है, उसके अंदर ये 5 सेगमेंट्स हैं, 5 सेगमेंट्स,
और आपके ये अब इसने क्या किया, सेगमेंट टेबल पॉपुलेट किया हुआ है। देखें अब ये इसने हर एक की स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है। देखें सेगमेंट ज़ीरो ये है, सेगमेंट ज़ीरो का ये देखें ये इंडेक्स बना, इसकी स्टार्टिंग एड्रेस ये है 1400। तो सेगमेंट ज़ीरो का स्टार्टिंग एड्रेस ज़रा देखें 1400, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये फिज़िकल मेमोरी में, ठीक है। लिमिट इसकी 1000 है, 1000 का मतलब है कि 1400 जमा 1000 करें तो 2400 बना। ये देखें ये इसकी लीगल एड्रेस है, इससे ज़्यादा ये बाहर नहीं जा सकता। 1400 जमा 1000 2400 बन गया, ठीक है। अब आप पिछली डायग्राम में जाएं तो अब आपको ये मेरी बात समझ आएगी कि जब कोई बंदा अब ज़ीरो में जाएगा तो वो 1000 से वैल्यू ज़्यादा अगर देगा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा नो होगी कि यस हुई, लेस होगी तो वो आगे जमा कर देगा वो उतना बाइट ऑफसेट अगर वो ज़्यादा देगा, क्योंकि वो ऑफसेट उस पेज में लाया ही नहीं करेगा, उसकी लिमिट से एक्सीड हो जाएगी तो वो एरर आ जाएगा। एरर आएगा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा ट्रैप। अदरवाइज वो इस तरह जाएगा और वो उसको 1400 के साथ जमा करके उतने अगले बाइट पे, यानी जितना भी आपने ऑफसेट दिया होगा, मिसाल के तौर पे इस मिसाल के अगर उस बंदे ने ऑफसेट 880 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 1400 के साथ 880 जमा करके 800 के साथ जमा 880 होंगे उस एग्जैक्टली उस बाइट तक सेगमेंट में पहुंच जाएगा मेमोरी की, ठीक है जी। और अगर उसने ज़्यादा दिया तो ट्रैप हो जाएगा। इसी तरह आप कोई और सेगमेंट उठा लें, इसी तरह ये सारे पॉपुलेट हुए हैं। तो चूंकि सेगमेंट का साइज अब फिक्स नहीं है तो यहाँ पे अब मुझे दो एंट्रियाँ चाहिए, एक उसकी स्टार्टिंग एड्रेस सेगमेंट 3 का मिसाल के तौर पे 3200 और एक उसकी लेंथ, क्योंकि लेंथ फिक्स नहीं है अब तो लेंथ भी मुझे यहाँ लिमिट बताएंगे आप। पेजिंग में हमें दो एंट्रियाँ इसलिए नहीं चाहिए थी कि वहाँ के फ्रेम का साइज फिक्स था, was fixed इन पेजिंग, तो वहाँ मुझे इसलिए ये लिमिट वाला जो है ना कॉलम नहीं चाहिए था मैट्रिक्स में, समझ जाइए। उसमें जो 2D मैट्रिक्स नहीं चाहिए थी, इस तरह एंट्रीज दो नहीं चाहिए थी, वो एक कॉलम ही काफ़ी था। लेकिन यहाँ मुझे चूँकि साइज डिफरेंस है सेगमेंट्स का तो यहाँ पे मुझे जो है ना उसकी ज़रूरत है। तो ये अब आप देख रहे हैं ये आपका जो लॉजिकल व्यू है, जिस तरह ह्यूमन सोचते हैं, उनका माइंड जिस तरह से सोचता है उसी तरह ही बिल्कुल जना आपने ये टेक्निक डिज़ाइन की और उस तरह से आपने जनाब उसको जो है मैपिंग दे दी। ये आपका सेगमेंट टेबल जो है। अच्छा अब ये वही सवाल कि ये जो 2 पॉइंट अब दिए जाते तो पूरी हो गई। अब वो जो उस पिछली स्लाइड में थी कि वो दो चीज़ें, ये दो बातें हैं, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। तो वो अब मैं बताता हूँ इसमें कि वो क्या है। वो ये है कि सेगमेंट टेबल बेस्ड है कि ये कहाँ स्टोर्ड है मेमोरी में। तो ये बजाते खुद टेबल भी तो किसी जगह स्टोर होगा ना मेमोरी में, जैसे पेज टेबल भी तो बजाते खुद कहीं स्टोर होता था ना मेमोरी में। तो सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर पॉइंट्स टू द सेगमेंट टेबल्स लोकेशन इन मेमोरी। तो STBR में एड्रेस पड़ा होगा इस 0th लोकेशन का एड्रेस मेमोरी में। मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ से इसकी मेमोरी है ना 2500 लोकेशन, तो STBR में क्या पड़ा होगा 2500। और इसकी जो लेंथ में सेगमेंट टेबल LR में क्या पड़ा होगा 4। क्योंकि इसमें 4 ही एंट्रियां हैं 2504, और वो 4 एंट्रियां क्या हैं वो आपके सामने हैं 0 1 2 3, मतलब 5 होगा एक्चुअली। 0 से शुरू है 5 है ना 0 to 4, यानी रेंज में लिख देता हूँ 0 से 4 इंक्लूसिव इंटरवल एक्चुअली 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और वो एंट्रियाँ जो यहाँ हैं वो ये देखें यहाँ पे ऐसे पड़ी, ये लोकेशन है किसकी एक्चुअली, ये इस पे सेगमेंट टेबल की लोकेशन हो गई मेमोरी में।
ये वो 2 पॉइंटर्स हैं जो आपके इस प्रोसेस के साथ ओवरहेड में, और ये कहाँ पड़े होंगे, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करें चीज़ों का। ये पीसीबी जो आपका बनता है ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो उसमें डाटा स्ट्रक्चर है ना, वो जो प्रोसेस के रेलेवेंट बातें, प्रोसेस से मुताल्लिक़ का इल्म किसके पास होता है, हीप एरिया, स्टैक एरिया, और इस तरह प्रोसेस आईडी, और जितने भी प्रोसेस के अलावा उसका जो कोड सेक्शन है, डाटा सेक्शन है, टेक्स्ट सेक्शन है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल, सारे जो है ना क्या पड़े होते हैं, पीसीबी में मेंटेन्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पीसीबी ने अपने पास रखी होती हैं। तो जब भी प्रोसेस लोड होगा तो साथ ही ये चीज़ें भी पॉपुलेट हो जाएंगी, पता लगेगा कि इसका ये चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हैं। ठीक है जी। तो ये जनाब इस डायग्राम में ये जो इधर मैंने जो बातें की हैं, वो अब आपको इस स्लाइड की जो सारी जो चीज़ें हैं कि सेगमेंट टेबल है, इसमें ये क्या है, ये क्या है, और फाइनली ये जो प्रोसेस से मुताल्लिक जिसमें सेगमेंट टेबल्स की, और इसके लिए भी आगे आप फिर एक इसी तरह का एक इसी डायग्राम में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इस डायग्राम में फिर आप एक आर्किटेक्चर एक और जो ना यहाँ एक ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये ट्रैपिंग एरर है ना, अगर आपने गलत सेगमेंट नंबर जनरेट किया है, ठीक है ना जी, तो सेगमेंट नंबर को भी आप इसी तरह के एक मशीन पर से हार्डवेयर से गुजारें कि वो लेस देन, अगर वो उससे है किससे है, आपके सेगमेंटेबल लेंथ रजिस्टर से है, तो फिर तो यस है आगे, ठीक है जाएं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ ट्रैपिंग एरर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेगमेंट भी आपने लीगल सेगमेंट प्रोड्यूस करना है, लेकिन वो उसके लिए प्रोटेक्शन बिट्स आप लगा सकते हैं, वो हम जो ना उसको देख लेते हैं। अब उसी की आगे बात करता है, वो क्या जो हमने वहाँ पे भी की थी। अच्छा जी, प्रोटेक्शन बिट्स हमने वहाँ भी बात की थी कि विद ईच एंट्री इन द सेगमेंट टेबल एसोसिएट वैलिडेशन बिट 0 फॉर इलीगल सेगमेंट और 1 फॉर यू कैन से इट्स अ लीगल सेगमेंट। यानी ये आप इसको अपनी एक कोडिंग स्कीम इसकी बना सकते हैं कि जनाब 1 का मतलब ये और 0 का मतलब ये। ठीक है जी। और भी हमने वहाँ पे, मैंने आपको कहा था, वहाँ पे आप मेरी वो डिस्कशन सुन लें पिछली वीडियो में, मैंने कहा था कि अगर फिर मॉड्स ज़्यादा होंगे, मतलब बाज़ पेजेस मैंने वहाँ बात की थी कि कुछ रीडेबल पेजेस होते हैं, कुछ राइटेबल, कुछ एक्सिक्यूटेबल, तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ये कुछ रीडेबल सेगमेंट्स हैं, कुछ राइटेबल हैं, कुछ एक्सिक्यूटेबल हैं। तो फिर जितने आपके पास कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे उतनी बिट्स बढ़ानी पड़ेंगी। मतलब आपके पास 8 बातों का इल्म आपने स्टोर करना है, मतलब ये रीडेबल है, राइटेबल है, एक्सिक्यूटेबल है, ये इलीगल है, ये लीगल है। तो मसलन अगर मैं फ़िलहाल ये 5 चीज़ ज़हन में रखूँ, 1 2 3 और इलीगल और लीगल, 1 2 3 4 5, तो 5 बातों का इल्म तो आप 2 बिट्स में नहीं कवर कर सकते। 2 बिट्स में तो 4 कॉम्बिनेशन कवर होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। 5 के लिए फिर तीसरी बिट लानी पड़ेगी। तो 0 0 0 का मतलब ये आप ले लें कि इलीगल बिट है, फिर 0 0 1 का ले लें कि ये लीगल पेज सेगमेंट है, फिर 0 1 0 का मतलब आप ले लें ये रीडेबल है, फिर 0 1 1 का मतलब ले लें ये राइटेबल है, फिर 0 1 0 0 का मतलब एक्सिक्यूटेबल है, सो ऑन। तो ये आप फिर मोड बिट्स भी इस तरह से प्रपोज कर सकते हैं, अपने सेगमेंट टेबल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो डाटा स्ट्रक्चर भी मॉडिफाइबल है। कौन सा वाला? सेगमेंट टेबल। ठीक है ना। किताब वाला जो है ना, आप याद रखें, वो जेनेरिक बात करता है, वो जेनेरिक चीज़ें डिस्कस करके रिसर्च के लिए चीज़ें आपके लिए छोड़ देता है कि अब आप इसको अकॉर्डिंगली अपने माहौल के हिसाब से डिज़ाइन करें। अच्छा जी, तो प्रोटेक्शन बिट्स एसोसिएटेड विद सेगमेंट्स कोड्स एंड शेयरिंग अकर्स एट सेगमेंट लेवल। अच्छा, अब वहाँ पे आपने पढ़ा था ना, हमने शेयरिंग ऑफ पेजेस पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ पेजेस, ठीक है ना। पेजेस की शेयरिंग हमने पढ़ी थी, और जनाब क्योंकि फिक्स साइज पेजेस होते हैं, शेयर्ड मेमोरी, और हमने कहा था शेयर्ड लाइब्रेरीज का तस्वर। तो यहाँ पे अब अगर आप सेगमेंटेशन में आ गए तो यहाँ पे सेगमेंट्स को तो तोड़ नहीं सकते, तो पूरा सेगमेंट, तो फिर यहाँ पे शेयरिंग
किस लेवल पे होगी? छोटी से छोटी चीज़ आपकी सेगमेंट है, सेगमेंट लेवल पे फिर प्रोसेस शेयरिंग करेंगे कि मैंने जनाब 5 सेगमेंट में ये पूरा सेगमेंट आपके साथ शेयर कर दिया है 8 बाइट का, मेरा दूसरा सेगमेंट है 4 बाइट का, मेरा तीसरा है 5 बाइट का, लेकिन मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। ठीक है ना जी। तो ये बिल्कुल जो आपने वो 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग जो है उसके ज़रिए, जो एक कर्नल मेमोरी के ज़रिए होती है और एक यूज़र मेमोरी के ज़रिए होती है, तो उसके ज़रिए अब आप जो है ना फिर शेयरिंग एट द सेगमेंट लेवल कर सकते हैं। अच्छा बात, बस ये आखिरी बात इसकी ये भी सुन लें कि जनाब सिंस वो कहता है ये कि ये सेगमेंट्स वेरी इन लेंथ, क्योंकि लेंथ तो सेगमेंट्स की आप फिक्स नहीं है, तो मेमोरी एलोकेशन इज़ अ डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम एंड इट मे कॉज एन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जी, तो अब आपको याद करें वो ओरिजिनल मसला जब हमने कहा पहले दिन, जब ना पेजिंग पढ़ी थी और ना अभी सेगमेंटेशन पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि हम हर प्रोसेस को कंटिगुअस मेमोरी देंगे, पढ़ा था ना हमने शुरू में, कंटिगुअस मेमोरी देंगे। तो वहाँ हमने कहा था कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती थी यहाँ पे, ठीक है, और इसमें इंटरनल आती थी। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ फिर एक्सटर्नल आ सकती है, बिल्कुल उसी की तरह कंटिगुअस मेमोरी। क्योंकि यहाँ पे भी आप तो फिक्स साइज के वो, वहाँ पे कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में आप जनाब प्रोसेस लेवल पे बात करते थे। प्रोसेस लेवल पे आप कहते थे कि पूरे प्रोसेस को मैंने एक जगह मेमोरी में जगह देनी है, तो फिर कुछ होल्स क्रिएट दरमियान में हो जाते थे, याद करें। तो हमने कहा था कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगर हुई है, क्योंकि आपका एक प्रोसेस आता था 10 बाइट का, तो उसको स्पेस होती थी देने के लिए, या मिसाल के 500 बाइट का आता था, स्पेस होती थी लेकिन इकट्ठी नहीं होती थी, कंटिगुअस नहीं होती थी, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो आप उसके लिए कंपैक्शन चलाते थे। तो आपने कहा था कंपैक्शन के एल्गोरिथम बड़ा एक्सपेंसिव है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट वगैरह, और ये तो आपने कहा यार इसको मसले को हल करो, तो आपने फिर पेजिंग ईजाद की, फिर सेगमेंटेशन पे आए। लेकिन सेगमेंटेशन में आया तो यहाँ फिर एक एक्सटर्नल सेगमेंटेशन का फैक्टर तो आएगा। मसलन इस डायग्राम को देखें ना, ये मेमोरी एरियाज खाली हैं, ये जो ब्लू स्काई ब्लू कलर में तक नज़र आ रहे हैं, ये खाली एरियाज है ना मेमोरी के, ठीक है ना जी। मतलब ये लोकेशंस अभी कोई यूज़ नहीं हो रही। अब एक प्रोसेस आता है, मिसाल के तौर पे ये 8 बाइट का है, ये भी 8 बाइट का है, ये खाली एरिया 3 बाइट का है। एक प्रोसेस आता है 20 बाइट का, या मिसाल चलें 16 बाइट का। तो 16 बाइट तो उसको देने तो चाहिए, क्योंकि ये दोनों से मिला के उसको मिल सकते हैं, लेकिन अब ये उस एल्गोरिथम में तो नहीं मिलेगा ना उसको, यानी ओरिजिनली कंटिगुअस मेमोरी में तो नहीं मिलेगा, जो पहली टेक्निक हमने पढ़ी थी कंटिगुअस मेमोरी वाली। लेकिन अगर आप गौर करें सेगमेंटेशन में इसको मिल जाएगा, क्योंकि वो इसका एक सेगमेंट आपका इधर बिठा देंगे आप और एक इधर बिठा देंगे। समझ आ रही है? तो थोड़ा सा फ़ायदा आपको सेगमेंटेशन में नज़र आया है, क्योंकि आपका एक प्रोसेस पूरा का पूरा आप एक मेमोरी में जगह में नहीं बिठाते वहाँ पे, जैसे आप ओरिजिनल एल्गोरिथम में पहले दिन जो हमने पढ़ा था बिठाते हैं, बल्कि आपने उसको तोड़ दिया है 5 चंक्स में। तो एक चंक यहाँ बिठा दिया है, एक चंक यहाँ बिठा दिया है, एक चंक मेमोरी में यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया है, ठीक है ना जी, और एक यहाँ बिठा दिया। तो आपने विद इन मेमोरी पेजिंग की तरह काम किया है। विद इन मेमोरी आपने मुख्तलिफ जगहों पे सेगमेंट्स बिठाए हैं, गो कि वो फिक्स साइज नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आपने तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज स्लाइटली लो देन कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम, ठीक है ना जी, बिकॉज दैट कॉम्पैक्शन वर्क्स एट प्रोसेस लेवल रादर देन एट सेगमेंट लेवल, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। यानी मैं अगर अपनी इस बात को थोड़ा सा लिख लेता हूँ एक दफ़ा, जो मैंने कही है कि
द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम जो हमारा ओरिजिनल कॉम्पैक्शन में भी था और इधर भी है, यहाँ पे जो है ना इन फ्रेगमेंटेशन probability of external fragmentation is slightly low than compaction, ठीक है ना जी। ओरिजिनल कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम, ठीक है ना जी। because it works at process level, ये चीज समझने की है। rather than at सेगमेंट लेवल, यानी यहाँ पे आप सेगमेंट लेवल पे जना वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के रख रहे हैं, वहाँ पे प्रोसेस लेवल पे आप पूरे प्रोसेस को जनाब एक एक जगह पे बिठा रहे हैं। यहाँ पे पूरा पूरा प्रोसेस नहीं बिठा रहे हैं आप एक एक जगह कंटिगुअसली, वहाँ सेगमेंट को कंटिगुअस मेमोरी दे रहे हैं। तो सेगमेंट तो एक प्रोसेस के अंदर बहुत हो सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें उस तरह कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम नहीं की तरह बार बार आप कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम कॉल नहीं करेंगे कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन की तरह। हाँ ये है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रोबेबिलिटी है सही, ये नहीं इनकार नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है उसके मुकाबले में। यानी ओरिजिनल जो आपका कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन वाला एल्गोरिथम है जो प्रोसेस लेवल पे काम करता है और फिर कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम उसके लिए उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये हमारी जो थी ना बुनियादी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक थी जो हमने पढ़ ली। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको मैं एंटरटेन करूँगा, और अगर नहीं है तो फिर हम इस लेक्चर को यहाँ रोक देते हैं। इसके बाद बस हमारा वर्चुअल मेमोरी का चैप्टर रह जाएगा 9th, उसमें भी मैं होपफुली बस 3 लेक्चर्स हमारे हैं अभी बाकी हैं, तो कोशिश करूँगा जितना उसमें हो सका वो उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो फिर इसको हम यहाँ रोक देते हैं इस लेक्चर को।